तो आज है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का थर्मोडायनेमिक का लेक्चर नंबर सेकंड। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में होती क्या है, क्यों इसे पढ़ा जाता है, क्या ये नहीं बता पाती, क्या ये बता पाती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने ये बात की थी कि तो हमें थर्मोडायनेमिक के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें कुछ पता ही नहीं कि होती क्या है। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे, हमें इनके बारे में समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिक थर्मोडायनेमिक को जानने के लिए। तो आज का लेक्चर यही है। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक के टर्म्स के बारे में, बेसिक थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के तुम्हारी प्रोसेसेस के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इससे शुरू करते हैं कि बेसिक थर्मो में टर्म्स किस टाइप के आते हैं, जिन टर्म्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम। सिस्टम हम हर जगह थर्मोडायनेमिक जब तक पढ़ेंगे हम सिस्टम शब्द का इस्तेमाल तब तक करेंगे। तो ये एक्चुअल में है क्या? देखो हमारा यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में हिस्सा क्या, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो हिस्सा विच इज अंडर कंसिडरेशन, विच इज अंडर कंसिडरेशन, इसकी जगह हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कह सकते हैं। मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे को एक रिसर्च करनी है, मेरे को एक रिएक्शन के बारे में पता करना है। तो मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें बहुत सारे केमिकल डाले और रिएक्शन को स्टडी करा कि इसकी हीट कितनी देर में रिएक्शन टर्बिडिटी दिखाती है या कितनी देर में कुछ भी दिखाती है। तो पॉइंट क्या है, तो मैं किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उस बीकर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरे को क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर फ्लास्क पका है, उसमें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, मेरे बगल में कोई खड़ा है, वो किसी चीज से और कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ फर्क पड़ता है उस बीकर से। तो बीकर मेरे लिए उस टाइम पे क्या है, थर्मोडायनेमिकली सिस्टम है। तो बीकर उस टाइम पे मेरा क्या है, सिस्टम है, क्योंकि मैं बीकर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इस किसी अब मान ले मैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं इसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कि अगर मैं यहाँ से गिराऊंगा तो इसके साथ क्या होगा, या अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो इसके साथ क्या होगा, ऐसे गर्म करूंगा तो इसके साथ क्या होगा। तो मेरे लिए ये जो मार्कर है ये एक सिस्टम है, बाकी सारी चीजें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम थर्मोडायनेमिक में इस यूनिवर्स में जिस हिस्से, जिस पार्ट यूनिवर्स के वो हिस्से जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस ही हिस्से को हम सिस्टम कहते हैं। हमारा सिस्टम इस बार एक सिलेंडर, हमारे पूरी थर्मोडायनेमिक में हमारा सिस्टम एक सिलेंडर का बॉक्स होगा, जिसके ऊपर पिस्टन लगा होगा, जिसके अंदर गैस भरी है, जिसको दबाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, ये सारी चीजें होगी। तो सिस्टम एक्चुअल में क्या है, सिस्टम वो यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें, मैं हूँ, तुम हो, ये तुम्हारा कैमरा है, ये बोर्ड है, ये मार्कर का अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो ये मार्कर का ढक्कन है, बहुत सारी चीजें। तो इस यूनिवर्स में बाकी सारी चीजें, मेरे बीकर के अलावा मेरा कोनी का फ्लास्क है, मेरा टेस्ट ट्यूब है, मेरा एक घर है, नीचे खेत खलिहान है, पेड़ है, चांद है, सूरज है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो सारी जितनी भी फालतू की सारी चीजें, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग हो जाएंगी। क्या होंगी, सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम होता है वो चीज, वो एरिया, वो चीज, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा यूनिवर्स में जो भी है, क्या पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स का पार्ट अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स का पार्ट आएगा वो मेरा हो जाएगा सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो जिस चीज के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, जिस चीज में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जिस चीज में मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ, वो चीज मेरी क्या होगी, सिस्टम। उसके अलावा ब्रह्मांड की सारी चीज क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। तीसरी चीज आते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम है, सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग, हम ये तो है ना, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स का सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो यूनिवर्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक टर्म पता होनी चाहिए कि क्या सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। सिस्टम होता है यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि कंसेंट्रेशन में, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन में है। सराउंडिंग, सिस्टम के अलावा इस ब्रह्मांड में जो कुछ बचेगा वो सब क्या होगा, सराउंडिंग होगा। और यूनिवर्स के बारे में तो हम समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में शॉर्ट नोट आता ही आता है, गारंटी कह देता हूँ, टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन सिस्टम एज इट्स टाइप। तो 5 टाइप के सिस्टम के टाइप्स होते हैं, 5 होते हैं एक्चुअली में, 5। जनरली लोग 3 बताते हैं बट होते 5 है। लोग कहते हैं कि यार हमने तो तीनों लिख के आए थे, नंबर कहाँ कट गए। तो टीचर जो चेक कर रहा है उसको तो पता है कि 5 होते हैं, 3 नहीं होते। तो 5 होते हैं, ध्यान देना। जनरली लोग 3 ही बताएंगे बट होते एक्चुअली कितने हैं, 5 होते हैं। तो सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम, ओपन सिस्टम। मान लेते हैं मेरे पास एक चाय का कप है, क्या है, मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सिस्टम है ऑब्वियसली। और वो खुला भी, ऊपर से चाय का ऊपर से खुला होता है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, चाय मैंने रखी, धीरे धीरे उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हुई चाय ऑब्वियसली। तो होगा क्या, धीरे धीरे वो ठंडी होगी। ठंडी कैसे होगी, वो अब जो गर्मी है उसके अंदर वो काम को देगी, सराउंडिंग को देगी। इसके बारे में हम 0th लॉ में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा समझो नहीं, खाली इतना रखना कि वो अपनी जो अंदर की एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है वो देती जा रही है, इसलिए तो ठंडी होगी ना। उसके बाद हीट एनर्जी कम होगी तभी तो वो ठंडी हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो ये बात ध्यान से समझना।
तो अब मेरे पास ओपन सिस्टम है, मतलब मेरे पास चाय का कप है जो कि आराम से हीट को निकाल रहा है। तो मतलब वो सिस्टम, क्योंकि सिस्टम वो है, सराउंडिंग आसपास है, तो मतलब वो हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा, ऊपर से खुला भी तो है, तो होगा क्या, मान लो ऊपर से कुछ मक्खी गिर गई या कुछ, मेरे को चीनी कम लगी, मैंने ऊपर से चीनी डाल दी, जो बाहर मांस था ना, चीनी क्या थी, मांस ही तो था, वो मैंने सिस्टम में डाला, या सिस्टम में गर्म चीज़ भाप निकलता है, निकलता है, भाप भी क्या एक टाइप का मांस ही तो है, तो वो भी सिस्टम के सराउंडिंग में गया। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा टाइप का सिस्टम होता है, सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी, क्या दोबारा सुनना, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। दोबारा सुनना, ओपन, देखो दो चीज होती है ना हमारे पास, हमारे सिंपल में दो चीज, हमने कहा ना इक्वल टू एमसी स्क्वायर, अगर तुम्हें याद हो तो, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ई क्या है, एनर्जी है, एम क्या है, मास है। आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी और मास अलग चीज नहीं है, एक ही है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम इसी टर्म एनर्जी मास को ही पढ़ रहे हैं। तो है क्या, तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मास और एनर्जी को सिस्टम के साथ एक्सचेंज कर सकता है। ओपन है, ऊपर खुला है, उसमें तो कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, हीट आराम से चली जाएगी, गर्म होगा तो आराम से सिस्टम हो जाएगा, अगर ठंडा होगा तो सराउंडिंग से सिस्टम थ्रू आएगी। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप आता है ओपन सिस्टम, सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। दूसरा टाइप आता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड मतलब वो बंद कर दिया, मान लो ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया, लगा दिया ढक्कन, अब ढक्कन लगा दिया तो भाई साहब होगा क्या, चाय का कप है, ऊपर से ढक्कन लग गया है, तो भाई चाय तो नहीं गिरेगी, मतलब अंदर से बाहर कुछ नहीं जाएगा, बाहर से अंदर कुछ नहीं जाएगा, मतलब मास डज नॉट एक्सचेंज, मास तो होगा नहीं, लेकिन वैसा एनर्जी तो होगी फिर भी। चाय का कप चाहे बंद रहो या खुला रहो, ठंडा तो होगा ही, क्योंकि हीट एनर्जी अंदर से बाहर तो जाएगी ही, तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज। तो कहा क्या, सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज बट मास डज नॉट। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी हो सकती है, मास नहीं हो सकता है, मास होगा नहीं, बंद है वो, क्लोज्ड है, नाम ही सुन रहे हो क्लोज्ड है, तो मास तो हो नहीं सकता, एनर्जी लेकिन होगी, क्योंकि अगर वो गर्म होगा तो बाहर की तरफ एनर्जी छोड़ेगा ही, ये बारे में हम अभी पढ़ेंगे जीरोथ लॉ में। तो पॉइंट सिंपल समझना, तो ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज कराता है, मास का नहीं कराता है, वो होता है क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तीन ही तो था ना, हमने ना एनर्जी मास, पहला दोनों कराता है, फिर एक मास नहीं कराता, एनर्जी कराता है, तीसरा कुछ भी नहीं कराया, तो दूसरे क्या कहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी बोथ डज नॉट एक्सचेंज। ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है। सिंपल बात, मास और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो थर्मस सुना है, घर में मिल्टन का थर्मस आता है, थर्मस, वो थर्मस, तुम पानी रखते हो तो पानी गर्म ही तो रहता है ना उसके अंदर, रहता ही रहता है, तो वो बंद तो कर दिया तो समझ लो पानी तो अंदर से कहीं जाएगा नहीं, लेकिन पानी गर्म भी तो रहता है, तो मतलब हीट भी कहीं नहीं जा रही है, तो पॉइंट समझना। लेकिन एक्चुअल में आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं टेम्पररी होते हैं, ये सिर्फ टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, तुमने आज सुबह गर्म पानी रखा, अगले साल तक गर्म ही थोड़ी रहेगा वो, ठंडा होगा, क्योंकि तुम नेचुरली इस सिस्टम को बना ही नहीं सकते, तुम ऐसी वॉल नहीं बना सकते हो जो परमानेंट हीट का एक्सचेंज करे ही ना, कुछ अमाउंट वरी लेकिन करेगी। तो परमानेंट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोलेगी क्या परमानेंट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं, टेम्पररी एग्जिस्ट करता है, जो कि है मिल्टन की बोतल, थर्मस कहते हैं उसको, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। अब पॉइंट ये है कि इन्हीं तीन सिस्टमों के बारे में जनरली बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये तीन ही बताए, वैसे मेजरली अगर मैं बात करूँ ना, तुम देखो तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा गया है कि सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, तुमसे ये नहीं पूछा है कि किस टर्म में, एनर्जी मास एक्सचेंज के टर्म में या कंपोजिशन के टर्म में, तुम्हें कुछ नहीं पूछा गया है। तो कुछ नहीं पूछा गया तो तुम्हें बताना सभी पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम बताओ एनर्जी मास एक्सचेंज के टर्म में, तो तुम इन तीन ही बताओगे, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। लेकिन अगर उसने कुछ पूछा ही नहीं, उसने क्या बोला, अगर उसने पूछा कंपोजिशन के टर्म में, तो तुम ये दो बताओगे जो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने बोला टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो तुम्हें 500 के 500 बताने पड़ेंगे। अगला आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, इनके बारे में समझना पड़ेगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। समझो होमोजीनियस सिस्टम हेट्रोजीनियस सिस्टम में अंतर क्या होता है, पहले हेट्रोजीनियस समझते हैं, अगर वो समझ आएगा तो होमोजीनियस आंसर हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फेज एंड प्रॉपर्टी, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फेज एंड प्रॉपर्टी। मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी आइस डाल दी, अब मैं इसको एक सिस्टम बोल रहा हूँ,
क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम इसमें गौर करो तो इसमें जो कंपोजिशन है उसमें कुछ पार्ट लिक्विड में है, कुछ पार्ट सॉलिड में है। लिक्विड अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, सॉलिड अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो मल्टीपल फेजेस में एग्जिस्ट करता है, कोई लिक्विड में है, कोई सॉलिड में है, या कोई गैस में है, कोई सॉलिड में है, ऐसा फिर मतलब सिंपल चीज, ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल फेजेस में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई एक फेज नहीं होती, उसको हम कहते हैं हेटेरोजेनस सिस्टम। तो होमोजेनियस का इसी का उल्टा सिस्टम है यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी एंड थ्रू आउट इन वन फेज। ऐसा सिस्टम जो पूरी में एक फेज में मान लेते हैं, एक लिया मैंने, इसमें डाल दिया पानी डाला है, इसमें मैंने मान लेते हैं एल्कोहल मिला दी, एथेनॉल मिला दी। पहले वैसे एथेनॉल छोड़ो, मैं एक्चुअली कोई भी चीज मिला सकता हूँ। मान लो मैंने एथेनॉल और एल्कोहल का मिक्सचर बनाया, ठीक है। अब बनाया तो है जब 30 ml। तो आप ध्यान से इसको समझना, जब मैंने इसका मिक्सचर बनाया तो एक्चुअली तो पूरा लिक्विड स्टेट में, वहाँ बात भी है एक ही फेज में, देखो वन फेज की बात की गई है। कंपोजिशन भी बराबर है, क्योंकि जब बनाया जाता है, एक्चुअल में जब बनाया जाता है तो मिक्स्ड, ऐसा भी नहीं कि उसे देखो, अब किसी ने आज तक ऐसा तो नहीं किया कि शराब मिलाई ऊपर से भी पानी मिलाया, फिर ऐसा किसी ने नहीं किया, खाली मिलाया और फिर पी गया इंसान। तो पॉइंट ये है कि जब वो बनाया गया, वो जो भी है वो कंपोजिशन बनाया गया, ठीक है। तो अब एल्कोहल मिलाएगी, एथेनॉल नहीं है वो, एथेनॉल क्योंकि शराब में समझना, लिकर अलग होती है। तो एथेनॉल एल्कोहल जब इसमें मिलाएगी, मेथनॉल मिलाएगी, कुछ भी मिलाएगी, तो आ गया वो कंप्लीट एक कंपोजिशन में आ गया। मतलब उसका इस पॉइंट पे अगर नीचे भी अगर मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पे कितना एल्कोहल, कितना वाटर प्रेजेंस है, और इस पॉइंट पे कितना एल्कोहल, कितना वाटर प्रेजेंस है, वो इक्वल रहेगा। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहेगा, उसको हम हेटेरोजेनियस कहेंगे। अब मान लो लोग समझते हैं कि सर एक ही फेज, लोग इतना ही समझते, देखो इतना ऐसे सोचते हैं कि सर एक ही फेज में होने से क्या होमोजेनियस हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। मान लेते हैं मैंने एक सिस्टम लिया, उसमें नीचे पानी भर दिया, ऊपर ऑयल डाल दिया। अब हमें तो पता है ना कि पानी नीचे तैरेगा, ऑयल ऊपर तैरेगा, दोनों है लिक्विड में, है लिक्विड में। अब लोग बोलते हैं यार दोनों तो लिक्विड में, तो होमोजेनियस नहीं हो सकते ना, क्योंकि कंपोजिशन तो सेम थोड़ी है, कंपोजिशन थोड़ी सेम है, दोनों है लिक्विड। बट तुम अगर नीचे देखोगे तो नीचे ऑयल नहीं मिलेगा, ऊपर देखोगे ऊपर वाटर नहीं मिलेगा, तो ऐसा कैसा कंपोजिशन होगा। मान लो अगर मैं इसमें सोप मिला देता, क्या मिला देता, सोप मिला था, तब जाके वो यूनिफॉर्म हो सकता था, क्योंकि जब मैं सोप मिलाता तो वाटर और जो ऑयल है वो घुल जाते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सोप होता है उसकी जो हेड होती है वो नॉन पोलर होती है, टेल होती है पोलर होती है। मतलब हेड पोलर होती है, टेल नॉन पोलर होती है। तो हेड पकड़ती है वाटर को, टेल पकड़ती है ऑयल को और मिला देती है। दो दुश्मनों में कॉमन दोस्त दोस्ती करा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो बेसिक ये जो दो है ना, ये डिपेंड करता है तुम्हारी कंपोजिशन में, कि पहली चीज होमोजेनियस सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, प्रॉपर्टी भी यूनिफॉर्म होती है, फेज भी एक होता है। लेकिन हेटेरोजेनियस में प्रॉपर्टीज अलग होती है, कंपोजिशन अलग हो सकते हैं, और फेज भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेटेरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी होता है। तो ये 5 टाइप के सिस्टम आ जाएगा। सिर्फ इतना बोला कि टाइप सिस्टम होता है, तो तुम्हें 5 डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम से हटके, अब सिस्टम के अंदर आते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। मैंने बोला ना बेसिक टर्म को तो समझेंगे, लेकिन अब अपनी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो प्रॉपर्टी देखना, थर्मोडायनामिक्स में 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा। पहले हम जनरली समझते हैं कि होती क्या है, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज में डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिविटी। एग्जाम्पल है मास। मान लेते हैं मेरे पास 1 लीटर की पानी की बोतल है, तो उसमें 1 लीटर तो पानी आएगा। अब मान लेते हैं 1 लीटर इतनी आती है, अब मैंने ले लिया 20 लीटर की इतनी बड़ी वाली, तो पानी भी तो ज़्यादा आएगा ना। तो मास बढ़ा नहीं बढ़ा, जैसे सिस्टम का साइज बढ़ा, सिस्टम में आने वाला मास भी बढ़ा। ऐसे करके अगर हम बात करें वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। गैस बन गई है, गैस अगर इतने सिस्टम बढ़ी है तो पूरी कंप्रेस्ड है, गैस तो फैलती है, गैस का वॉल्यूम होता नहीं है। तो जब कोई गैस को बड़े सिस्टम डालेंगे तब भी तो वो पूरे में फैल जाएगी ना, तो गैस का एक टाइप का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम भी होती है। इंटरनल एनर्जी, मैंने कहा था ना एक टाइप की एनर्जी होती है, बहुत टाइप की एनर्जी से बनती है, बस इसे याद करो। इंटरनल एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिंपल मास पर डिपेंड करती है। इतना याद रखना, इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटरनल एनर्जी भी ऑब्वियसली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। हम ये भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। टाइप्स ऑफ एनर्जी हम अगले लेक्चर में आराम से समझेंगे, ठीक है। ओके, अगले आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक इसका उल्टा, जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सिस्टम, जो नहीं डिपेंड करती सिस्टम के साइज में।
एग्जाम्पल है टेम्परेचर, मान लो मेरे पास एक कमरा है जिसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं बीच में दीवार लगा दूंगा तो इधर 22.5 इधर 22.5 थोड़ी हो जाएगा, हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इधर भी 25 है इधर भी 25 रहेगा। तो सिस्टम के साइज में डिपेंड किया, नहीं डिपेंड किया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज में डिपेंड नहीं करती उनको कहते हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डायबोलमेंट आते हैं, स्पेसिफिक हीट आती है, ये स्पेसिफिक हीट के बारे में भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में, मतलब आगे जाके हमें पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी नई चीजें आ रही है, बस याद कर लो, बाकी इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोबारा समझना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो साइज पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड नहीं करती। अब लोग होते हैं कंफ्यूज कि एक्सटेंसिव को कभी साइज नहीं, इंटेंसिव समझते हैं, इंटेंसिव को एक्सटेंसिव। तो सिंपल बेसिक चीज समझना, एक्सटेंसिव मतलब बाहर, एक्सटर्नल लगता है ना बाहर, तो मतलब सिंपल ना, एक्सटेंसिव मतलब बाहर। अब ध्यान सुनना, एक इंसान है, खुद बताओ, तुम अपने सोचो, तुम अगर तुम्हारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी बाहर, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो तुम्हारी डिपेंड करेगी जहाँ तुम हो, कहाँ तुम हो। तुम अगर बहुत ज़्यादा गाली देते हो, बहुत ज़्यादा गाली देते हो, उधर करते रहते हो, तो तुम अपने स्कूल में, अपने घर में गाली दे सकते हो? नहीं दे सकते ऑब्वियसली। लेकिन तुम अपने दोस्तों के यहाँ हाँ दे सकते हैं, अपने ग्रुप में दे सकते हैं। तो ये जो एक कुछ देख लो जो तुम बाहर से हो, लोग अब लोगों के सामने होते, तुम किसी दोस्त के सामने अलग बिहेव करते हो, तुम खुद अपने दोस्त के सामने अलग बिहेव करते हो, अपने घर वालों के सामने अलग बिहेव करते हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम उसके सामने अलग बिहेव करते हो। तो जो प्रॉपर्टी ना ये बाहर के लोगों से, बाहर के लोगों की वजह से एक्सटर्नली जो बदल रही है, क्योंकि ये बदलती रहती है, एक्सटर्नल जहाँ पे तुम हो उस हिसाब से प्रॉपर्टी बदल रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव ना। एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, जो बाहर से, बाहर किसी अलग अलग चीज के लिए बदलती है। लेकिन इंटेंसिव मतलब अंदर से, तुम इंसान अंदर से जैसे हो वो तुम हर जगह वैसे ही रहोगे। तुम्हें पता है तुम कैसे हो अंदर से, तुम्हें वो चीज नहीं बदलती, तुम कहीं भी रहो तुम अंदर से जैसे हो ना वो चीज नहीं बदलती। तुम अंदर से अगर अच्छा आदमी हो, अच्छे ही हो, तो तुम हर जगह अच्छे ही रहोगे। तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिखाना पड़े, नहीं, तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, अंदर से तुम बदले भी नहीं। लेकिन अगर तुम अंदर से बुरे हो तो तुम हर जगह बुरे ही रहोगे, अपने घर वालों के साथ भी बुरे तरीके से बर्ताव, अलग चीज़ है, डिपेंड करती है। तो पॉइंट ये है, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, बाहरी चीज जो तुम बाहर से दिखाते हो वो तो डिपेंड करती है कहाँ तुम हो। लेकिन इंटेंसिव सॉरी मतलब इंटेंसिव मतलब अंदर से, वो नहीं डिपेंड करती कि तुम कहाँ पे खड़े हो, वो सिर्फ डिपेंड करती है तुम कैसे हो। तो ऑब्वियसली इतनी सी बात है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ है, कैसी जगह पे है। इंटेंसिव साइज पर डिपेंड नहीं करती कि वो किस तरह की है, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिक दो टाइप की प्रॉपर्टी आती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब जो डिपेंड करती है साइज में, इंटेंसिव जो डिपेंड करती है साइज में डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये था बेसिक थर्मोडायनामिक के टर्म्स, ये थी बेसिक थर्मोडायनामिक की प्रॉपर्टी। अब अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है बेसिक थर्मोडायनामिक की प्रोसेस। हमने आना प्रोसेस होती है, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगी, वो किस तरीके की प्रोसेस होगी, क्योंकि बहुत टर्म आएंगे हमारे इसमें, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सब के बारे में समझना है। तो अब हमें इतना समझने के बाद, जो इतना सब समझा है, इसके बाद हमें समझना है कि बेसिक थर्मोडायनामिक में कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब देखो मेनली जो होती है वो 6 टाइप की प्रोसेस, पहले प्रोसेस तो बहुत टाइप की होती है, पर मैंने इन प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट है इस साइड वाले डिपेंड कर रहा है हमारी प्रॉपर्टीज में, और ये जो पार्ट है डिपेंड अलग किसी और चीज को कर रहा है, उसमें हम वही बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी टाइप ऑफ प्रोसेस जो कि प्रॉपर्टी में डिपेंड करती है। तो उसमें सबसे पहले आती है आइसोथर्मल। सिंपल याद रखना, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, इतना आ रहा है। आइसो का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। किसी भी जगह पर अगर आइसो शब्द लगा गया है मतलब इसमें कोई ना कोई चीज हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। तो सबसे ज्यादा आइसोथर्मल, हमें पता है आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, हमें पता है। तो ऐसी प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर सॉरी कोई प्रोसेस स्टार्ट करी, उसे अगर मैं कर रहा हूँ तो थ्रू आउट द प्रोसेस, अब तो उसका प्रोडक्ट ना बन जाए, उसमें टेम्परेचर में कोई चीज़ नहीं आएगा। थ्रू आउट में अगर मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रोडक्ट बनने में भी वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो मतलब डेल्टा टी इस जगह में 0 है। डेल्टा टी का मतलब डेल्टा T2 माइनस T1 तो निकालते हैं ना, मान लो पहले भी 30 था, बाद में भी 30 रहेगा, तो डेल्टा टी का ऑब्वियसली 0 ही आना है। तो ऐसे ही डेल्टा टी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो पहली टाइप की प्रोसेस आती है आइसोथर्मल। दूसरी आती है आइसोबारिक। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। बार जब अगर किसी को बताओ तो बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है बार, 1 बार 2 बार। तो
बार होती है प्रेशर की यूनिट। तो ऐसी प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, इनमें प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कोई प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। मान लो 1 बार प्रेशर है तो थ्रू आउट द प्रोसेस 1 बार ही रहेगा। तो डेल्टा पी इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि P2 माइनस P1 करूंगा तो वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि बार मतलब प्रेशर जो है वो थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसो वाला कांस्टेंट, कोरिक मतलब वॉल्यूम। ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर मान लो 30 ml है तो थ्रू आउट द प्रोसेस 30 ml ही रहेगा, तो डेल्टा भी इस पॉइंट में 0 आएगा। और चौथी प्रोसेस थोड़ी सी अलग है जिसको हम एडियाबेटिक कहते हैं। अब ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल और आइसो एडियाबेटिक। ये ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हीट इसमें एक्सचेंज नहीं होती है। मतलब अगर मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ तो मान लो, देखो अब मैं बेसिक चीज बताता हूँ, जीरो को थोड़ा समझाता हूँ तो समझ आ जाएगा। जीरो तो कहता है कि जो मान लो दो जगह है, मान लो ये एक चीज है, ये एक चीज है, दोनों कांटेक्ट में, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो होगा क्या, हीट यहाँ गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ फ्लो करनी स्टार्ट करेगी। मान लो मैंने प्रोसेस करी, प्रोसेस में मान लो इसमें बहुत ज्यादा हीट आ गई, गर्म हो गया, रिएक्शन एक्चुअल में एक्सोथर्मिक होगी तो गर्म ही होगा, तो गर्म होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ हीट निकलेगी ना निकलेगी। तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं है। अगर ये प्रोसेस एडियाबेटिक होती है तो जितना भी वो गर्म हो जाए बाहर तक हीट नहीं निकलनी चाहिए, ना बाहर से हीट जानी चाहिए। तो मतलब वॉल कैसी होगी इसकी, आइसो थर्मल, सॉरी जो ये वॉल होगी इसकी आइसोलेटेड होगी। सिस्टम कैसा लेना पड़ेगा, आइसोलेटेड लेना पड़ेगा, तभी हीट एक्सचेंज नहीं होता। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें हीट Q इक्वल टू होता है, ठीक है, डेल्टा Q नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ Q होता है। तो Q जो होता है वो 0 हो जाता है, मतलब हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, मतलब ना हीट बढ़ी ना हीट कम होगी। हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q इक्वल टू 0। तो ये तो बेसिक प्रोसेस के बेसिस में, मतलब प्रोसेस प्रॉपर्टीज के बेसिस में, आइसो थर्मल, आइसो कांस्टेंट थर्मल टेम्परेचर, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम और एडियाबेटिक कांस्टेंट नहीं नेट हीट 0 हो जाए। अब ये है अलग चीज। हाँ ध्यान सुनना, मैंने कहा ना हम थर्मोडायनेमिक में एक ऐसी चीज की बात करेंगे, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉक्स होगा जिसके अंदर एक ऊपर पिस्टन लगा होगा, अंदर कुछ मान लो गैस भरी है, कुछ भी भरी होगी, और ये पिस्टन या तो दबाएंगे या तो खोलेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इस दुनिया में ना सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं कर सकती मैं बताता हूँ। अगर तुम मान लो एक प्रोसेस को रिवर्सिबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, आइए बताता हूँ। देखो मैं लिखा करना, दिस पार्ट कैन बी रिवर्स्ड एनी चेंज इन सिस्टम नॉट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मेरे पास एक पिस्टन है नहीं है, इसके अंदर एक गैस भरी गई है और पिस्टन के ऊपर मैंने 1 किलो चीनी रखी गई है। 1 किलो क्या रखी है, चीनी रखी है। यह 1 kg शुगर, और जो दाने हैं शुगर के पीसेस है। अगर मैं मान लो शुगर के 1 किलो शुगर है तो 1 किलो शुगर का वजन होगा कुछ ना कुछ, तो ये जो गैस है दब रखी है। अगर मैं आधा किलो शुगर को हटा देता तो होगा क्या, वजन घट जाएगा, तो क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर को मूव करेगा। तो मैं और अगर मैं 1 किलो चीनी और डाल देता तो वजन बढ़ जाएगा, तो पिस्टन और दब जाएगा। तो मैंने जो चीनी की क्वांटिटी है बढ़ाने से घटाने से पिस्टन ऊपर नीचे हो गए। तो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझना, कहता क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहती है सच टाइप ऑफ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसको कंप्लीट किया जाता है इनिशियल से फाइनल स्टेट में। मान लेते हैं इनिशियल स्टेट ये थी, मेरे को इस पिस्टन को यहाँ पहुंचाना है, ठीक है, फाइनल ये इस इनिशियल से फाइनल स्टेट में मतलब कंप्लीट किया जाता है जानना थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोली सिमिलर स्टेप। इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है, 1 किलो चीनी है, मैं जो चीनी रखी एक्चुअल में हमारे यहाँ हमारे माँ साहब ने हमें सैंड कहा था, 1 किलो रेत है, रेत। अब रेत के दाने कितने छोटे होते हैं तुमको खुद पता है। 1 किलो रेत एक पिस्टन के ऊपर रखी गई है, तुम्हें एक एक दाना देते लेते वो पिस्टन रेत को हटाते जाना है, एक एक दाना लेते हुए। अब खुद बताओ रेत का एक दाना हटाए कुछ चेंज नहीं आएगा, ऐसे हटा के कितने साल और साल लग जाएंगे, उसके बाद जाके वो आधा खत्म होगा, तब जाके पिस्टन थोड़ा ऊपर बढ़ा होगा, थोड़ा और खत्म होगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, करोड़ों साल लग जाएंगे। इसलिए ये जो प्रोसेस है इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि इतना कौन रुकेगा यार, रुके तो कुछ ना कुछ तो चेंज आ ही जाएगा। तुम एक दाने हटाने जाओ, तुम आगे का एक दाने भी हटाओगे, उस टाइम मान लो तुम्हारे वजन नहीं गया, कुछ भी हो गया, नहीं हो सकता ना। तो ऐसी प्रोसेस ना जिसको इनफाइनाइट नंबर काम करने में इनफाइनाइट नंबर लगे, स्लोली बहुत धीरे हो और सिमिलर हो। मतलब तुमने जो पहला एक दाना उठाया, मान लो इतना था, तो इतना दाना नहीं उठा सकते तुम दूसरी बार में, इतना उठाए थे दूसरी बार में भी इतना, तीसरी बार में भी इतना, चौथी में भी इतना, पांचवी में भी इतना उठाकर दिक्कत आ जाएगी। सिमिलर
इसीलिए ए प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं हो सकती रिवर्सिबल प्रोसेस, कुछ नहीं करती। बट बात ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन हर चीज के पीछे मैथ है। हमारे लिए सरल यही है, हमारे लिए सरल क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर मैं किसी गैस की सिस्टम की बात करिए, P माइनस एन स्क्वायर ए अपॉन P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन V, सॉरी P, और यहाँ आ जाएगा V माइनस एन बी और इक्वल टू एन आर टी। कुछ ऐसी इक्वेशन होती है रियल गैस की, किसी गैस की अगर मैं इक्वेशन लेनी है ये कुछ ऐसी ही होती है। मुझको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे पी था या क्या था, बट एक्चुअल में ऐसी इक्वेशन इतनी ही होती है, ये होती है ऐसी इक्वेशन। अब मान लो तुम्हें हर जगह ये इक्वेशन लगती है, तुम लगाओगे अच्छा लगेगा तुम्हें कैलकुलेशन में, इसी इक्वेशन के साथ कैलकुलेशन करना नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो अब हमने आइडियल गैस इक्वेशन लाई गई, हमने कहा मान लेते हैं कैसी गैसेस में कोई भी एक्सटर्नल कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट पी वी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करती है। अच्छी लग रही है इक्वेशन, जरूर लग रही है। अगर मैं इससे कैलकुलेशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ ना। तो इसीलिए तो हम आइडियली चीज़ों को मानते हैं, हम मानते हैं आइडियल चीज़ों को। तो हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए जैसे आइडियल गैस को आइडियल गैस इक्वेशन में बदला गया, तो हम यहाँ पे भी थर्मोडाइनमिक्स में अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम मानेंगे कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, जो कि होती एक्चुअल में नहीं है, बट हम मानेंगे हो रही है। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल तो सिंपल है, जिसको एक ऐसी प्रोसेस जिसको कंप्लीट एक ही स्टेप में, देखो सिंगल स्टेप में कर दिया है। मान लो वो पिस्टन था, मैंने पकड़ के सीधा ही उठा दिया, तब दिक्कत ना आई। अब इसको दोस्तों सवाल ये आएगा नहीं सर उसको आपने रिवर्सिबल क्यों कहा, इसको रिवर्सिबल क्यों कहा, क्या अंतर था वो छोटा सा उठाने में और एक साथ उठाने में। तो ध्यान दो, अगर मान लो मैंने एक साथ उठा दिया, तो मान लेते हैं सिस्टम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट बाहर चली गई, और जब मैंने वापस से दबाया तो उतनी अमाउंट ऑफ हीट अंदर को ना आ पाई, कुछ छोड़ कम आ जाए, कुछ छूट जाए। ये सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है ना, फैल गई, मान लेते हैं वापस कहाँ से आएगी, तो उतनी अमाउंट ऑफ नहीं आ जाए। तो मैं देखो मान लेते हैं यहाँ पे वो था, ठीक है, ये वो सिस्टम था जिसका पिस्टन यहाँ पे था, मैंने एक ही झटके में इसको खींच के यहाँ पहुँचा दिया। इसमें मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकल गई ना। अब मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकल गई, अब जब मैंने वापस से इसको कंप्रेस करना चाहा तो एग्जैक्टली इसमें नहीं आएगा ना, क्योंकि वो वापस से उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट वापस आए नहीं आएगी, कोई गारंटी है नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है। तो ये दिक्कत, ये अगर तुम अचानक से एक झटके लाओगे तो मैं वापस नहीं ला सकते, पर तुम अगर छोटा सा एक तिनका हटाए, तुमने एक छोटा सा मान लो एक वापस हटाए, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा गया, छोटा दिखेगा भी कितना गया, और जब वापस हट गया, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा ना। मान लो क्योंकि तुम निकाल जैसे रहे हो वैसे तो वापस रख रहे हो, तो इसमें एक्चुअल में हो गया, क्योंकि उसमें हम वापस जा सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिवर्स किया जाता है, और कोई भी चेंज दिस पार्ट कैन रिवर्स विथ एनी चेंज, विथआउट होगा, यहाँ पे विथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए विथआउट एनी चेंज इन सिस्टम में। ना सिस्टम में कोई चेंज आएगा ना सराउंडिंग में कोई चेंज आएगा। मान लीजिए जब मैंने कंप्रेस किया, मान लो क्यू से ज़्यादा हीट आ गई, क्यू प्लस डी क्यू हीट आ गई, तो क्या होगी, तब भी तो सिस्टम में ना सराउंडिंग बदल गया। तो पॉइंट ये रहा, रिवर्सिबल में कोई भी चेंज नहीं आता सिस्टम में, बट इसमें होता है ये रिवर्स नहीं आता क्योंकि इसमें चेंज आ जाता है। तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस को नहीं मानते अपनी कैलकुलेशन। तो रियल टाइम में सारी रिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं, बट अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम मानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। ठीक है, तो सिंपल बता रहे रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसको रिवर्स किया जाता है, सिंपल बात। अब भविष्य में पढ़ेंगे, मैं पढ़ेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसी रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हीं की हमें क्या पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर था बेसिक थर्मोडायनामिक्स करना। अगली बार अगले लेक्चर में हम वर्क फंक्शन पढ़ना है, स्टेट फंक्शन पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, वर्क का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनामिक वर्क का मतलब इन सारी के बारे में पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो आज के लेक्चर कितना है, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।